वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के 13 चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है। इस चैप्टर में हर एक स्टेप पे एक एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन किया गया है। इसमें 3 मेजर टॉपिक है। एक मैग्नेट के बारे में, यानी कि मैग्नेट, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कंपास, ये बार मैग्नेट, हॉर्सू शेप मैग्नेट। तो इन सबों को लेकर के उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है और कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसको बताया गया है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि चैप्टर का भी नाम है, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड टॉपिक आएगा इसका जस्ट उल्टा, मैग्नेट को मूव करा के इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो यही इतना टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें से लास्ट 2 टॉपिक को हटा दिया गया है इस साल के लिए। वो टॉपिक है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और उससे पहले आपको है जनरेटर। तो ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे पढ़ने हैं। और नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट का ही है या डिस्कवरी करें, ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट या ऑस्टेट के डिस्कवरी से नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। ऑस्टेट के डिस्कवरी के बारे में या ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ऑस्टेट ने देखा एक्सीडेंटली, और कोई वो प्लान करके नहीं गए थे, वो देखे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है अगर किसी मोटे वायर से, और उसके बगल में अगर कंपास ला रहे हैं तो कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपास का जो नीडल होता है हमेशा नॉर्थ साउथ में मुड़ा रहता है। तो इन्होंने देखा कि जब मोटे वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं, ये देखिए, ये एक सीट ले लिए और उस सीट में एक मोटा वायर डाल दिए और उसको बैटरी या सर्किट से जोड़ दिए। अब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, उस बीच में वो कंपास जब उसके करीब लाया तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। कंपास का जो नीडल था ना, वो नॉर्थ में पहले था और जब इसके करीब आया तो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे उनको लगा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिज्म रखता है, तभी तो वो मैग्नेट में रिपेल करता है ना, तो वो कंपास के नीडल को रिपेल कर दिया, या अट्रैक्ट भी कर सकता है जिस कंडीशन में हो। तो ये ऑस्टेट जो थे एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरिंग कर रहा है, डिफ्लेक्ट कंपास नीडल। कंपास नीडल, ये जो छोटा सा इसमें इस पे कंपास रखे थे, उसके नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया, वो नॉर्थ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। तो 10 माने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिस्कवरी की जो ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी आई। ये शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक है। यानी कि तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड फेनोमेनन है, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जा रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ जहां तक उसका फोर्स एग्जिस्ट करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना आयरन वगैरह को, तो जितना दूर तक वो अट्रैक्ट करता है वो सारा रीजन जो है वो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन अराउंड मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जहां तक फोर्स डिटेक्ट हो दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ, दोनों चीज होता है। तो अब इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ फोर्स, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है
आयरन वगैरह को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन के लिए हमको यहां पे कंपास पुट करना होगा। जैसे यहां पे हमने कंपास रख दिया तो कंपास का नीडल रहेगा, कंपास का नीडल में एरो के साथ नॉर्थ पोल रहता है, तो नॉर्थ कंपास के नीडल के नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा वही इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अगर वही कंपास को हम यहां पे रख दें तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन साउथ की ओर रहेगा और नॉर्थ के अपोजिट में रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंपास के नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होता है, यानी कि इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड में कंपास को रखे और उस कंपास का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन जो होगा वही इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाएगा। जिस पॉइंट पे रखे हैं उस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, देख रहे हैं ना, यहां नॉर्थ पोल के करीब में रखे तो बाहर की ओर हुआ, साउथ के करीब में रखे तो अंदर की ओर हो गया। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में इतना ही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो एक्चुअली किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पाथ है जिससे होकर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को पुश कर दिया जाए तो घूम जाएगा। यानी कि अगर इसके सामने अराउंड में आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को रख देते हैं तो यहां रखेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल में रिपेल होगा और ऐसे भाग आएगा। इधर कहीं भी रखेंगे तो दूर भागेगा, इधर कहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, साउथ पोल की ओर आ जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर रखे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल तो दूर करेगा लेकिन ये साउथ पोल उसको खींचेगा और इस तरह से ये ऐसे गोल जाके इसमें फिर से मर्ज कर जाएगा। अगर थोड़ा सा और ले तो जल्दी से मर्ज कर जाएगा। वैसे ही नीचे के डायरेक्शन में भी अगर नॉर्थ पोल को यहां पे रखेंगे तो ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, यहां पे रखेंगे तो थोड़ा ही दूर में जाके ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, जो कि संभव नहीं होता है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि मेरे पास आइसोलेटेड अगर नॉर्थ पोल है तो यहां पे रखेंगे तो जिस रास्ते से वो मूव करेगा किसी मैग्नेट के चारों तरफ, वो उस मैग्नेट का क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। दूसरा इसका आप लोग के स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कि अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों तरफ कंपास को हम घुमाएंगे, कंपास को अगर घुमा रहे हैं तो कंपास के नीडल का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन हर समय जैसे जैसे मूव करेगा वो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे कंपास एक डाल दिए तो इस नॉर्थ पोल के कारण उसका नॉर्थ पोल ऐसे चला जाएगा। अब ये और आगे डालेंगे तो वो और आगे ऐसे जाता जाएगा, लेकिन वही अगर यहां पे हम डालेंगे तो वो इससे तो रिपेल करेगा लेकिन इससे अट्रैक्ट करने के कारण इधर ना जाकर के ऐसे हो जाएगा। दूसरा अगर कंपास नीडल हम डालेंगे तो वो इससे रिपेल और इससे अट्रैक्शन होने के कारण ऐसे हो जाएगा। तीसरा हमने डाला तो वो ऐसे हो जाएगा। चौथा यहां पे डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिफ्थ इसी में आ गया। तो कंपास नीडल का डायरेक्शन भी राउंड आ रहा है। इधर अगर डालेंगे तो ये ऐसे शो करेगा, यहां पे डाला तो ऐसे शो करेगा। तो क्या हो रहा है, यहां साउथ पोल में घुस रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, यानी कि इस तरह का आएगा आपको डायग्राम। ये किसका डायग्राम हो गया, फील्ड लाइन का। और डिफिनीशन क्या होगा, तो द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ऑफ कंपास अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी मैग्नेट के अराउंड में आइसोलेटेड नॉर्थ पोल के मूव करने का जो रास्ता होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को रखते हैं तो उसके मूवमेंट का जो पाथ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जो भी फील्ड लाइन होता है वो क्लोज कर्व होता है। देखिए नॉर्थ की यहां से शुरू हुआ और
साउथ पोल में घुसा और फिर ये नॉर्थ पोल के पास आ गया, यानी कि ये क्लोज कर्व होता है। ओके, तो फर्स्ट हमने पॉइंट लिखा है इट इज अ क्लोज कर्व, पहला प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट, ये कहां से निकल रहा है? तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में अंदर घुसता है, यानी कि इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू साउथ पोल। साउथ पोल में घुस रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, लेकिन ये आउटसाइड की बात हुई। थर्ड प्रॉपर्टी इनसाइड के बारे में है। तो इनसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज, इट्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। इनसाइड में अगर डायरेक्शन कुछ पूछे तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ओके, अब फोर्थ है कि जहां पे क्राउडेड, जहां पे ज्यादा फील्ड लाइन है ना, करीब करीब फील्ड लाइन है, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, और जहां दूर दूर फील्ड लाइन रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कम होगा। ओके, तो हमने लिखा क्राउडेड फील्ड लाइन सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारा है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग होगा, पोल के पास स्ट्रॉन्ग होता है। दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगा, तो वहां पे मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इसका कॉज भी पूछता है कि क्यों क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर क्रॉस कर रहा है, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे कंपास नीडल का दो दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यानी कि एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कंपास नीडल must show two direction but it cannot be possible, therefore intersection is also not possible, यानी कि no two field lines are found to cross each other। ओके, तो फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी में इतना ही। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसमें क्या है, हमने दो एक्सपेरिमेंट लिया है। पहला, ये एक मोटा सा वायर है जिसमें ऊपर से यहां ऐसे करंट आ रहा है। यहां पे डायरेक्शन हमने लिखा है ऊपर, यानी कि नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहां नॉर्थ से साउथ की ओर करंट जा रहा है, और ये बीच में हमने मोटा सा वायर ले लिया है। और ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में साउथ से नॉर्थ की ओर करंट जा रहा है इस मोटे से वायर में। पहले हम स्विच को ऑफ करेंगे और इस पे एक कंपास डाल देंगे। यहां पे हमने एक कंपास डाला, तो कंपास का नीडल नॉर्थ की ओर रहेगा पहले। ओके, और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करके यहां से ऐसे हो जाएगा। कैसे मूव कर गया? ईस्ट की तरफ। यहां से जब ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो ईस्ट की ओर मोड़ दिया, और इसी के उल्टा यहां पे भी स्विच ऑफ किया, और स्विच ऑफ करके इस पे कंपास हमने डाला, मैग्नेटिक कंपास, तो उस समय नीडल जो रहेगा वो नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करेगा तो ये तो नीचे, ये कहां से, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है करंट, तो उस केस में इस कंपास नीडल को वो वेस्ट की ओर मोड़ देगा। मतलब ये नीडल अब इधर हो जाएगा, वेस्ट की ओर। तो आप देख सकते हैं जब करंट नॉर्थ से साउथ था तो वो ईस्ट के डायरेक्शन में मोड़ दिया, और जब साउथ से नॉर्थ था तो वेस्ट के डायरेक्शन में मोड़ दिया। यानी कि करंट के डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल जा रहा है, यानी कि करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ओके, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग देखें करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। अब इस डायरेक्शन में एक राइट हैंड थंब रूल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल को स्टडी करेंगे। राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग किसी इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए करना क्या होता है, मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है,
तो इसको राइट हैंड से हम लोग पकड़ते हैं मुट्ठी में, और पकड़ने के बाद ऐसे पकड़ते हैं कि अंगूठा हमारा जो ओपन थंब है वो हमारे करंट के डायरेक्शन में रहे, ओपन थंब करंट के डायरेक्शन में, और ये उंगली जो हो करंट को चारों ओर से रैप किया हो। एज्यूम करना है, पकड़ना नहीं है, नहीं तो करंट का झटका लग जाएगा। ओके, तो पकड़ने की बात नहीं है, एज्यूम करना है। अब उससे क्या होगा, जैसे यहां पे हमने एक इमेज बना रखा है कि इसमें सपोज कीजिए ऐसे करंट आ रहा है, तो ये करंट ऐसे डायरेक्शन में, हमने इसको राइट हैंड से पकड़ लिया, अंगूठा बाहर की ओर है। तो मेरे फिंगर को आप देखिए, फिंगर किस डायरेक्शन में है, यहां से साफ साफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। वही इसके पीछे वाले को देखिए, इसमें क्या है, इसमें करंट इन कर रहा है, तो हमारा अंगूठा ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे हमने पकड़ लिया, तो ये फिंगर को देख सकते हैं, फिंगर हमारा कैसे है, ऐसे क्लॉकवाइज है। तो अगर इन कर रहा है करंट तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, आउट कर रहा है, आउट कर रहा था तो क्या था, एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में राइट हैंड से एज्यूम करके पकड़ लेते हैं और हम लोग करंट का डायरेक्शन बता देते हैं। तो छोटा सा स्टेटमेंट भी हमने लिख रखा है कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड में हमने पकड़ लिया, सच दैट ओपन थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये ओपन थंब पकड़ ली, डायरेक्ट कर उधर हो गया, और उंगली से इसको पकड़ लिया। देन रैप्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और इसको एक और सिंपल वे में मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से आ रहा है, कोई चीज जब हमारे तरफ आएगा तो एरो देंगे, तो एरो तो अपने तरफ दे नहीं सकते, उसका पॉइंट सिर्फ दिखाई देगा। तो कहीं ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब करंट या कोई चीज आ रहा है, और ये कट्टिस है तो एरो का पोछी है, ये टेल है, यानी कि इसमें घुस रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है करंट इनवर्ड करंट है। ओके, अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आउटवर्ड करंट आउटवर्ड करंट है। अब इस करंट के लिए अगर डायरेक्शन देखेंगे तो यहां पे देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है, तो हमने इसको राइट हैंड से फिंगर से देख लिया, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। याद रखिएगा, बाहर निकलता हुआ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। वही यहां पे है, यहां पे अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जाएगा तो राइट हैंड से पकड़ के देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल में इतना ही, इसके बेस पे आप इजीली डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। ओके, यहां पे हमने दो इमेज लिया है, पहला है इस सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, जैसे यहां पे सर्कुलर लूप हमने ले लिया, तो यहां राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे, इसको राइट हैंड से पकड़ लिया हमने और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा है, तो फिंगर हमारा अंदर की ओर देखेंगे तो अंदर जा रहा है। देखिए लूप के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारा फिंगर अंदर की ओर जा रहा है, और वही लूप के आउटसाइड में देखेंगे, लूप के आउटसाइड में आप देख सकते हैं फिंगर हमारा बाहर की ओर आ रहा है। यानी कि क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर में बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा, और अंदर में इनवर्ड होगा। अब देखिए इनवर्ड जाने के लिए हम लोग क्या शो कर सकते हैं, एरो इनवर्ड है तो उसका टेल दिखाई देगा, तो हमने कट्टिस डाला है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। और
आउटवर्ड में बाहर निकल रहा है तो एरो का ऊपर वाला एकदम पॉइंट दिखाई देगा, इसलिए ये पॉइंट शो कर रहा है कि आउटवर्ड। यहां पे हमने लिख भी दिया कि इफ करंट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, देन मैग्नेटिक फील्ड का पहला केस इनवर्ड, इनवर्ड है कहां, इनसाइड में। अगर लूप के इनसाइड में देखेंगे तो अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड में क्या है, आउटवर्ड है। ये सारे आउटसाइड में बाहर की ओर निकल रहा है, यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, बाहर से बाहर में बाहर आ रहा है और इसमें घुस रहा है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है। यहां से निकला और अंदर की ओर घुस गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे। राइट हैंड थंब रूल से सारा कुछ पता चलेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज को देखिए, अगर सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, जैसे इसी लूप को देखिए, इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है तो हम पहले अंगूठा को यहां पे ऐसे रखे थे, अब ऐसे रखेंगे तो यहां पे देखिए अंदर साइड में उंगली है मेरा बाहर की ओर आ रहा है, अब बाहर के साइड में उंगली अंदर जा रहा है। यहां देख लीजिए अंगूठा मेरा उधर ही है, तो क्या हो रहा है, अंदर की ओर बाहर आ रहा था, तो ये वाला साइन बाहर आने का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आने का डायरेक्शन है, और बाहर की तरफ अंदर जाएगा ऐसे। ये क्रॉस का साइन एरो के टेल को शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या हुआ, यहां अंदर से निकला और बाहर की ओर घुस गया ऐसे, ये यहां से निकला और ऐसे घुस गया। यानी कि यहां पे देखिए, इन इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है तो उस इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड इनसाइड द लूप, लूप के इनसाइड में क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है, तो उसके लिए हम लोग पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है। और इनवर्ड होगा कहां, आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर की ओर अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। ओके, तो सोलेनॉइड के बारे में स्टडी करेंगे। सोलेनॉइड एक्चुअली कॉपर के इंसुलेटेड वायर को सिलेंड्रिकली रैप करके बनाया जाता है। अगर हम कोई भी, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप का हमारा बोतल है, इसके चारों तरफ अगर हम कॉपर वायर को लेकर के ऐसे रैप कर दे, ये इसमें मोटा वायर मैंने इसलिए लिया है कि दिखाई दे, ये ऐसे हमने रैप कर दिया और ये जो बन गया आपका, ये सोलेनॉइड बन गया, ये सोलेनॉइड हो गया। अब इस सोलेनॉइड में अगर हम करंट फ्लो कर देंगे तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे हमने यहां पे एक इमेज बनाया है सोलेनॉइड का, ये इसमें क्या है, एक कोई प्लास्टिक वगैरह या किसी चीज का ले लिए हैं सिलेंड्रिकल शेप, तभी तो हवा में तो रैप कर नहीं सकते, तो उसके ऊपर से हमने कॉपर वायर को रैप कर दिया। अब कॉपर वायर को जब रैप कर दिए और इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये करंट जब फ्लो होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो जस्ट एज अ बार मैग्नेट की तरह होगा, और उस बार मैग्नेट में ये देखिए, यहां से सपोज कीजिए करंट जा रहा है, तो जहां एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, जैसे आप अपने तरफ से देख सकते हैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में रहेगा, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, वो एन पोल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, ये एन को अगर देखेंगे एरो दोनों लगा के तो लगेगा भी कि एन टाइप का हो गया। और जहां पे क्लॉकवाइज होगा, यहां पे निकल रहा है ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो जिसमें जहां पे क्लॉकवाइज होगा वो इस पोल को डिनोट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज करंट जहां हो वो एस पोल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जहां करंट होगा वो एन पोल हो जाएगा। इस इमेज में भी देख सकते हैं, इस इमेज में क्या है, ये अंदर की ओर, ये ब्लैक वाला वायर जो गया है वो अंदर से बाहर निकला है, अंदर से बाहर आया है, तो यहां पे क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे जा रहा है और इधर से निकल रहा है, और यहां पे क्लॉकवाइज है, तो ये एस पोल हो गया और ये एन पोल हो गया। ओके, तो अब इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो एकदम से एन से क्या होता है, एन से निकलता हुआ और एस में घुसता हुआ
ऐसे बार मैग्नेट की तरह, फिर इसमें तो पैरेलल ही रहेगा। ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे तो ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा। तो हमने एक छोटा सा नमूना बनाया है, जैसे बार मैग्नेट में पहले आप देखे हैं उसी तरह से यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगा। एन, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, एन से निकलता हुआ एस में घुसेगा, अंदर में पैरेलल होगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जिसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक हो जाता है, और करंट हटा लिए तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से बनता है, प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल। कॉइल के अंदर में अगर हम सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अब इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये सारा का सारा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगेगा। ये आयरन जो सॉफ्ट डाले हैं वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनॉइड की तरह ही जहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता है वो एन पोल हो जाता है, और जहां पे क्लॉकवाइज करंट जाता है वो क्या हो जाएगा, एस पोल हो जाएगा। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे करंट अंदर से बाहर की ओर गया है, यानी कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो एन पोल हो गया और ये एस पोल। अब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनेगा। ओके, और ये जब करंट फ्लो किए तो मैग्नेटिक, करंट हटा दिए तो क्या हो गया, ये मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था। सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में अगर अंदर से कोई आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोर लगा हुआ है, रड लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि सोलेनॉइड हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, दोनों में से किसी का भी स्ट्रेंथ मेनली दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे यहां पे देखिए, जैसे इसमें छोटा सा सोलेनॉइड है और इसमें बहुत सारा टर्म्स लपेटा हुआ है वायर का। दूसरा इसी लेंथ का सोलेनॉइड है और इसमें मान ली 3-4 टर्म्स ही है, 4 टर्म्स है। तो यहां क्या है, डेंस्ड है, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा है और यहां कम है। तो इस केस में इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा और इसका ज्यादा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, करंट पासेस थ्रू इट। अगर यहां पे हम एक बैटरी लगाए हैं, एक सेल लगाए हैं मान लीजिए, तो एक सेल के कारण जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर 2 सेल लगा देंगे तो करंट 2 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ करंट पासेस थ्रू इट के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात आई कि फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहां पे 4 है ना, अगर हमने दूसरा यहां पे लिया है, लंबा सा एक ले लिया और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 ही दे दिया हमने। जैसे इसमें 4 था, यहां पे भी 4 ही है, तो उस केस में लेंथ के बढ़ने से इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। यानी कि फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्म्स स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का लंबाई बढ़ा और नंबर ऑफ टर्म्स अगर उतना ही रहा तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ जो है टर्म्स घट जा रहा है। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एम्पियर, ये फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर किसी मैग्नेटिक, सपोज कीजिए हॉर्स शेप मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लाएंगे तो इस मैग्नेट के कारण इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। क्या बताया इन्होंने, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा।
बस फोर्स अप्लाई होगा, अंदर होगा या बाहर होगा अगर परपेंडिकुलरली है। देखिए ये हमारा मैग्नेट है, यहां N और S है, यानी कि ऊपर की ओर इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये टेढ़ा दिख रहा है, ये टेढ़ा नहीं है, ऐसे 2D बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे डाला गया है। अब ये क्या होगा, और ये इसमें करंट ऐसे आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, तो यहां पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है। जैसे ही इसमें करंट ऑन करेंगे तो ये अंदर की ओर फोर्स लगेगा। ओके, तो सबसे पहले तो एम्पियर ने बताया कि फोर्स लगेगा इस पे, उसके बाद दो और बातें बताई गई। वो क्या था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो सकता है कब, जब करंट का डायरेक्शन पलट दे। देखिए अभी तक करंट मेरे तरफ आ रहा था, अगर इसको पलट के बाहर की ओर भेज दे हमसे अपने दूर, तो जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा था बाहर की ओर फोर्स लगेगा। जब करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ था तो इसमें फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, और जब करंट का डायरेक्शन मेरे से दूर चला गया तो इसमें फोर्स बाहर की ओर लगेगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। पहला केस हुआ। दूसरा केस है कि करंट का डायरेक्शन हम अपने तरफ ही रखें और मैग्नेट को बदल दे, मैग्नेट का N ऊपर कर दे और S नीचे, तो उस केस में भी इस पे फोर्स बदल जाएगा। अब अंदर के बदले बाहर की ओर ही फोर्स लगेगा। ओके, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। करंट को भी रिवर्स करेंगे तो फोर्स रिवर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो भी फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा। अगर दोनों को रिवर्स कर देंगे तो पुराना वाला हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसके कारण एक बार इसके कारण, दो बार रिवर्स हुआ तो सेम हो गया। तीसरी बात इन्होंने बताई कि द फोर्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां ऊपर की ओर है N2S, और करंट अगर एकदम परपेंडिकुलर हो तो उस केस में मैक्सिमम क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। द फोर्स इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। दोनों के अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, जैसे ये था, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। ओके, तो ये हो गया कई करंट कंडक्टर पे फोर्स लगता है। अब इसका डायरेक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है और कैसे, इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को स्टडी करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं, क्या है इस रूल के अंदर और कैसे अप्लाई करते हैं, तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को क्यों यूज करते हैं, तो इसका यूज डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किया जाता है। वो भी किस चीज का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर अप्लाई होता है। यानी कि अगर कोई मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट है, इसमें N नीचे है S ऊपर है, तो ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ला दे तो इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई किया जाता है। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर रहे हैं, देखिए ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में मिडिल फिंगर इस तरह से करेंगे कि मिडिल फिंगर को रखेंगे हम करंट के डायरेक्शन में। ये जैसे देखिए यहां पे मेरे तरफ करंट आ रहा है तो ये ऐसे हमने रख लिया। दूसरा है कि फोर फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये फोर फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है ना, तो इसको ऊपर की ओर कर दिया, करंट मेरे तरफ, ये ऊपर की ओर। अब ये थंब जो होगा वो बताएगा कि फोर्स या मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये अंगूठा अंदर की ओर चला गया, जब ये मेरे तरफ ये ऊपर की ओर आया,
तो ये अंगूठा अंदर की ओर चला गया, यानी कि इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा। वही अगर कोई करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, करंट को इधर से ऐसे कर दिया, तो ये करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ नहीं हो के उधर चला जाएगा, मैग्नेटिक ऊपर है, तो अब ये फोर्स कहां लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, यानी इसमें ऐसे फोर्स लगेगा। तो देख रहे हैं ना कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेट का डायरेक्शन बताएगा। तो इजीली इस दोनों को अरेंज करके हम अंगूठे के सहारे, थंब के सहारे फोर्स के या मोशन के डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इतना ही। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायग्राम बनाना होगा तो उसमें हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायग्राम बनाया। इसमें 4 डायग्राम हमने बना रखा है। पहला देख लीजिए, ये पैरेलल लाइंस है और सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर दूसरे वे से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये सर्कुलर रिंग है, लेकिन इसके भी 2 सर्किल के बीच में जो डिस्टेंस है, रेडियस का डिफरेंस सेम है, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स हमने बताया था एरो का पॉइंट है, यानी कि ये बता रहा है कि बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है। यहां पे देखिए सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो सेम डिस्टेंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सेम डिस्टेंस पे है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यहां पे क्रॉस टाइप का है, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी सारे क्रॉस सेम डिस्टेंस पे है, तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। नेक्स्ट में आप देख लीजिए, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पे नॉन पैरेलल लाइंस है, और नॉन पैरेलल लाइंस में क्या है, यहां कंडेंस है, यहां 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है और यहां ज्यादा है, तो यहां ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। यहां पे भी देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, कंडेंस्ड है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इधर रेयर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। सेम वे में यहां देखिए, यहां कंडेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहां रेयर है तो वीक, यहां कंडेंस है तो स्ट्रॉन्ग, यहां रेयर है तो वीक। एक जैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं है, तो ये 4 डायग्राम हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और ये 4 डायग्राम हो गया यूनिफॉर्म के लिए। कोई एक डायग्राम काफी होता है, यूनिफॉर्म के लिए इसमें से कोई एक, नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसमें से कोई एक। ओके, ह्यूमन बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। जहां भी करंट फ्लो होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे बॉडी में भी नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को करंट के थ्रू ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे अगर यहां पे कोई सुई चुभो दे तो यहां से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन में आएगा करंट के थ्रू, तो करंट फ्लो हुआ ना। हमारे बॉडी के नर्व सेल में करंट प्रोड्यूस होता है, यानी करंट फ्लो करता है, तो जहां करंट फ्लो होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। हमने यहां लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉ हो गया। अब क्या होता है, नर्व सेल जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स या इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। अब इस इलेक्ट्रिक इंपल्स या इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दिस इंपल्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बट हमारे बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर होता है, वो अर्थ के मैग्नेट का 1 बिलियंथ होता है। अर्थ के मैग्नेट का 1 बिलियंथ बहुत कमजोर मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। बट 2 ऐसा पोजीशन है जहां पे थोड़ा सा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि बॉडी में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड 2 जगह पे होता है। पहला है ब्रेन और दूसरा है हार्ट। ब्रेन और हार्ट में करंट ज्यादा फ्लो होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है ना, इसलिए इस दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है। ओके, तो
MRI के बारे में स्टडी करेंगे। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक्चुअली हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे जब हम ऑर्गन का इमेज फाइंड करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी और on the basis of this magnetic field we obtained image of body part। बॉडी के पार्ट का इमेज, पूरे बॉडी को अंदर घुसेड़ दिया जाता है MRI वाले मशीन में और बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट का इमेज लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसका किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फोर्स कैसे इसमें लगता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, घूमने वाला डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करा के घूमने वाला मशीन घुमाया जाता है। जैसे पंखा में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना तो वो गोल गोल घूमने लगता है, तो वो भी एक तरह से मोटर की तरह वर्क करता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो उसमें है कि एम्पियर साहब ने बताया, एम्पियर के अकॉर्डिंग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर ये सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल है, इसको अगर हम हॉर्सशू शेप मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले गए तो इस पर फोर्स लगेगा। इसी फोर्स के बेस पे इलेक्ट्रिक मोटर बनाया जाता है। यानी कि प्रिंसिपल क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू एम्पियर फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज कीजिए इसमें करंट कैरिंग कर रहा है और उस समय इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए तो इस पर फोर्स लगेगा और ये रोटेट करेगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर पता करना हो हमको कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है, स्प्लिट रिंग। जैसे अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये हॉर्सशू शेप मैग्नेट है, ये हमारा हॉर्सशू शेप मैग्नेट है। इस हॉर्सशू शेप मैग्नेट में अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में रख रहा हूं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर हॉर्सशू शेप मैग्नेट के भीतर हमने घुसाया, मान लीजिए एन पोल है और ये एस पोल है, तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा मैग्नेट का, और इसमें करंट सपोज कीजिए ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जब मैग्नेट का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो इसमें इनवर्ड आपको इनवर्ड फोर्स लगेगा। यानी कि ये वाला पोर्शन ऐसे घूमेगा और इस वाले पोर्शन पे, ये जो ऊपर वाला है, इस पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा, इस पे ऊपर की ओर, और इस तरह से ये ऐसे घूम जाएगा। फिर इस पे यहां जैसे ही आएगा तो इसमें अंदर रहेगा, इस पे ऊपर लगेगा और ये फिर ऐसे घूमेगा और इस तरह से ये रोटेट करते रहेगा। इस रोटेशन में एक और चीज हमको देखना होता है, यहां पे स्प्लिट रिंग लगा होता है। देखिए ये हाफ, फिर इधर से हाफ दूसरा है, तो जब करंट इधर से हम लोग सप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए इधर से हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये करंट सप्लाई हो रहा है, तो जब ये हाफ घूम गया तो अब इधर से करंट सप्लाई होने लगा। जब यहां पे था तो इसमें टच था और जब ये घूमेगा तो इसमें टच हो जाएगा, तो हमेशा ऐसे ही करंट सप्लाई होगा। जब ये मुड़ेगा तो फिर इधर से करंट सप्लाई हो जाएगा। तो ये स्प्लिट रिंग का काम क्या है? स्प्लिट रिंग करंट के कंडीशन को एक बार इधर से और जब ये वाला इधर आया तो फिर इधर से, मतलब इस पोर्शन से एक बार जा रहा है, एक बार इस पोर्शन से जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन को अपोज कर देगा, जिससे ये कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते रहे। जैसे ये है तो ये ऐसे रोटेट किया, फिर दोबारा भी ऐसे ही रोटेट करेगा
और इस तरह से ये गोल गोल घूमता रहेगा। मैग्नेट यानी हॉर्सशू शेप मैग्नेट में रेक्टेंगुलर क्वाइल डाल दिया, क्वाइल डालने से क्या हो गया, जब करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें डाउनवर्ड और इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा और ये गोल गोल घूमेगा। ओके, ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर और फंक्शन। इसमें स्प्लिट रिंग क्या किया, ये रिवर्स करने के काम में आता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है, इसलिए इसको कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर में इतना ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मैग्नेट के थ्रू कॉइल में करंट इंड्यूस किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, तो मैग्नेट को घुमाकर या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया जाता है या कॉइल में करंट इंड्यूस किया जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ इट। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है उसमें चेंज करेंगे। अगर मैग्नेट को घुमाएंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा और बदलते रहने से इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिया है कि ये कॉइल है और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कॉइल विथ गैल्वेनोमीटर है। अब क्या होगा, इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर शो कर देगा कि करंट फ्लो हो रहा है। अब एक हमने मैग्नेट लिया, अगर इस मैग्नेट को इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कराएंगे तो उस मूवमेंट के कारण इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे जो लिंक है वो बदलेगा और बदलने से इसमें करंट फ्लो होगा। तो यहां पे हमने लिखा इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ये कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन है, चाहे इस कॉइल को घुमाने से हो या मैग्नेट के घुमाने से हो, मैग्नेट को आगे पीछे करे या ऐसे रोटेट करे, हर केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इससे लिंक है वो चेंज होगा। और तो जैसे ही रिलेटिव मोशन ला दिए, मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ कॉइल इज चेंज एंड दस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस इन अ कॉइल, मतलब इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया। लेकिन अगर इस दोनों को स्टेशनरी रखेंगे या साथ में घुमाएंगे तो फिर कोई चेंज नहीं होगा इसका लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड, तब करंट फ्लो नहीं होगा। रिलेटिव मोशन होना चाहिए जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो और तब इसमें करंट फ्लो होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग कॉइल में करंट प्रोड्यूस या इंड्यूस करने के डिफरेंट वे के बारे में स्टडी करेंगे, वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। अब होता क्या है, अगर इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेट को चेंज करेंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। अब उसके लिए हम तीन तरीके को अपना सकते हैं। फर्स्ट है, अगर कॉइल के बगल में कोई मैग्नेट को मूव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इस मैग्नेट के मूव करने के कारण इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसमें करंट फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये बता देगा कि करंट फ्लो हो रहा है। अब पहला क्या हो गया, मतलब इसको मूव करा के, इफ मैग्नेट इज मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव करा और इसमें करंट फ्लो हो गया। सेकंड, इसके जस्ट उल्टा में इसको स्टेशनरी रखे और इसको मूव करा रहे हैं, यानी कि इफ कॉइल इज मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, अगर कॉइल को भी करीब और दूर ले जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और घटेगा और इस तरह से चेंज होने के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। थर्ड वे है कि अगर बगल में एक दूसरा कॉइल रखे और इसके करंट को अल्टरनेट करें बाय कॉन्स्टेंटली एट अ
अल्टरनेटिंग द करेंट इन अनदर कॉइल नियर टू द गिवन कॉइल। इसमें हमको करंट इंड्यूस करना है, तो बगल में एक दूसरे कॉइल में अगर करंट देंगे और हटाएंगे, अल्टरनेट करेंगे, स्विच ऑफ ऑन करें या एक डायरेक्शन को चेंज करें, दोनों केस में इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा जाएगा, यानी कि चेंज होगा और उसके कारण इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। ओके, तो इस तरह से 3 वेज हुए किसके लिए, टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में स्टडी करेंगे कि इस रूल का यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज डायरेक्शन फाइंड करने में करते हैं, वो भी किसका डायरेक्शन, तो करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी कंडक्टर को मूव कराया जाता है तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है और उसका डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंडक्टर को मूव कराएंगे तो उसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अब इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको करना क्या होता है कि राइट हैंड के थंब, फोरफिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना होता है। फोरफिंगर, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इफ वी स्ट्रेच थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे ये क्या किया है हमने, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मिडिल फिंगर हो या इंडेक्स फिंगर हो या थंब हो, तो उस केस में थंब जो होगा, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करेगा। देखिए यहां पे थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये इंडेक्स फिंगर कहिए या फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। और इस तरह से इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और इसके मोशन के डायरेक्शन में रख देंगे तो ये मिडिल फिंगर जहां रहेगा वो आपको करंट के डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट मोशन करेगा। तो वही हमने बताया, देन मिडिल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।